नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। आपको बता दें, राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। आज 108 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण के साथ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। लॉकडाउन के आरंभ होने के 2 दिन बाद ही 27 मार्च 2020 और उसके बाद 3 अप्रैल को मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ राज्य स्तर पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों के मुंह पर अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। अलीगढ़ के इलगास कस्बे में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए शर्मा ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आगामी चुनावों के नतीजे घोषित करने के बाद उनका मुंह अलीगढ़ के प्रसिद्ध तालों से बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ताला नगरी अलीगढ़ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के भविष्य पर मजबूत ताला लगाने के लिए तैयार है। विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे, पर आने वाले चुनाव में विपक्ष को बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि परीक्षा की घड़ी आवश्यक है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसे देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी की यहां पर विजय तय है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि विपक्ष कहीं से किसी को भी बुला ले, उनकी दाल नहीं गड़ने वाली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। आपको बता दें, सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेन्नई में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही दक्षिण में स्थित तमिलनाडु में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से चेन्नई के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के मुताबिक तिरुवल्लुवर, चेन्नई, चेंगलपट्टी और कांचीपुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी चेन्नई पहले ही भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, भारी बारिश के चलते आई तबाही में कई मासूमों की जान भी चली गई है। रिकॉर्ड संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कल्लाकुर्ची, सेलम, वेल्लोर, तिरुपतूर, रानीपेट, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तिरुवल्लुमलाई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बता दें, बीते कई दिनों से चेन्नई में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 11 नवंबर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण राज्य के 90 प्रमुख जलाशय और झील लबालब भर गए हैं। अब तक राज्य में बारिश से मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई है। राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजने का मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन में एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और नासा के साथ भविष्य में चंद्र मिशन में शामिल होने वाले चालक दल के 2 युवा भी थे। खराब मौसम के
सहित कई कारणों के चलते इस मिशन में विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार आज स्पेसएक्स का रॉकेट इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हो ही गया। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी स्पेसएक्स 4 अन्य यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लेकर लौटा था। नासा ने बताया कि इस मिशन में गए 4 लोगों में जर्मनी के मैथियस मोर भी शामिल है, जिन्हें अंतरिक्ष में जाने वाला 600वां व्यक्ति बताया गया है। बताया जा रहा है कि वो और नासा के अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे के अंदर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंच जाएंगे। नासा ने इससे जुड़े वीडियो भी शेयर किया है और लिखा कि 3, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। लाइव वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि चालक दल के 4 सदस्य शांति से चमचमाते सफेद स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में शांति से बैठे हुए हैं। उन्होंने हेलमेट के साथ सफेद और काले रंग के फ्लाइट सूट भी पहने हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम सही ना होने की वजह से रॉकेट को भेजने में विलंब हुआ था, लेकिन बुधवार को बूंदाबांदी के बीच इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवार वालों को अलविदा कह दिया। नासा ने यह भी बताया कि लॉन्च के समय मौसम साफ हो गया था। गौरतलब है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री शेन किम्ब्रो और मैगन मैकऑथर जापान के अकिहितो होशिदो और फ्रांस के थॉमस पेस्कवेट 2 दिन पहले ही स्पेसएक्स के कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटे थे। ये 200 दिन तक अंतरिक्ष केंद्र में बिताने के बाद वापस लौटे हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम के चीफ ओवैसी आज गुरुवार को मुरादाबाद में जनसभा करने आ रहे हैं। मुरादाबाद में उनकी सक्रियता नगर सीट पर सपा को झटका दे सकती है। 2017 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट बहुत कम मार्जिन 3193 वोट से जीती थी। सपा इस सीट को वापस लेने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता फिर से इस सीट पर सपा के गणित को गड़बड़ कर सकती है। ओवैसी के प्रत्याशी को 217 में इस पर महज 447 वोट मिले थे। यदि 2022 में AIMIM का प्रत्याशी मजबूती से लड़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। AIMIM चीफ ओवैसी समल रोड पे करूला में शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का नाम वंचित समाज सम्मेलन रखा गया है। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने करूला पीर का बाजार में कार्यक्रम की तैयारी की है। ओवैसी को सुनने के लिए पहले भी मुरादाबाद में भीड़ जुटती रही है, लेकिन ये भीड़ वोटर में तब्दील नहीं हो सकी थी। ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह को स्मोक काफी ज्यादा था, जिस वजह से सड़कों पर ड्राइव करते समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल कल की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में AQI स्तर बढ़ा है, लेकिन बिहार के जिलों में इसमें आजकल की अपेक्षा थोड़ी कमी नजर आई है। यूपी और दिल्ली के इलाकों में AQI बेहद खराब से भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 8 बजे दिल्ली आनंद विहार इलाके में AQI लेवल 453 दर्ज किया गया। इसी तरह से जहांगीरपुरी में 439, बवाना में 405, CRRI मथुरा रोड पर भी AQI गंभीर स्तर पर रहा। यहाँ AQI लेवल 371 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में 426, ICGI एयरपोर्ट में 338, इबास दिलशाद गार्डन में 360, ITO में 406, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI लेवल 402 दर्ज किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार पर की गई पिक पॉकेट वाली टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए उन्हें ऐसा जेब कतरा करार दिया जो ये नहीं समझता कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। एक मीडिया हाउस के सम्मेलन में पुरी ने कहा कि वो मोदी सरकार में हुई आर्थिक प्रगति और विकास पर बहस करने को तैयार है। राहुल गांधी ने 1 नवंबर को ट्वीट कर आरोप लगाया था कि सरकार उच्च कर से मुनाफा कमा रही है और आम जनता को निचोड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को जेब कतरा बताकर लोगों को आगाह किया था। इस बारे में पूछे जाने पर पुरी ने कहा, आप आर्थिक विकास और प्रगति को कैसे देखते हैं? पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है, यही आर्थिक प्रगति है। मंत्री ने कहा कि वह सप्रसंग शासनकाल से जुड़े घोटाले 2G से लेकर CWUC तक पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही मोदी सरकार के तहत प्रगति और विकास पर बहस चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किया गया है ताकि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि आर्थिक मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ बात होनी चाहिए। विपक्ष द्वारा एयर इंडिया जैसी कंपनियों को बेचने की
घर के जेवर बेचने से तुलना करने पर मंत्री ने कहा कि 3 तरह के बेवकूफाना फैसले होते हैं। पहला साधारण, दूसरा असाधारण और तीसरी चक्रवर्ती श्रेणी होती है। उन्होंने कहा, एयर इंडिया पहली श्रेणी की विमानन कंपनी थी जो विश्व में अग्रणी थी। वह विमानन कंपनी अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कर बर्बाद कर दिया गया। पुरी ने ये टिप्पणी वर्ष 1993 में कंपनी को टाटा समूह से लेकर राष्ट्रीयकरण करने की ओर इशारा करते हुए की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को शाम 7 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि से संबोधित प्रस्ताव चर्चा के लिए जा सकते हैं। वहीं इनके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सोवनियमावली और विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इससे पहले पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी थी। साथ ही MBBS के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1.45 लाख रुपए कर दिया गया था। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का बांड भरने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में मेडिकल छात्रों की फीस 2.5 लाख रुपए सालाना घटाई गई थी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध अनियाल ने दावा किया था कि पूरे देश में उत्तराखंड मेडिकल छात्रों की सबसे कम फीस हो गई है। उन्होंने बताया था कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से एक प्रकरण पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को आधारित कर दिया गया है। राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल को बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय माकन और KC वेणुगोपाल के बीच बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अंतिम निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल की राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई थी। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस मुलाकात के बाद अजय माकन ने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई, काफी कंफ्यूजन दूर हुआ है। उन्होंने एक सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है जल्द हो जाए। घटनाक्रम से वाकिफ कांग्रेस पद अधिकारियों ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सहयोगियों को कम से कम 4 और गहलोत के करीबियों को 5 मंत्री पद मिलने की संभावना है। 30 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 9 रिक्तियां हैं और जुलाई 2020 से रिक्तियां लंबित हैं। जब पायलट और उनके प्रति वफादार 2 सांसदों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह के दौरान इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में राजस्थान मंत्रिपरिषद में CM गहलोत समेत 21 मंत्री हैं। घटनाक्रम से परिचित पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, CM ने कैबिनेट से नामों को शामिल करने की मंजूरी ले ली है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि विस्तार के बाद विभिन्न निगमों और आयोगों में पद भी पायलट और गहलोत दोनों के करीबी नेताओं से भरे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि माकन द्वारा दोनों समूह के साथ लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद विस्तार को अंतिम रूप दिया गया। माकन ने बुधवार सुबह पायलट से मुलाकात की। पार्टी के एक दूसरे नेता ने कहा कि 9 रिक्तियों के अलावा 3 मंत्रियों के पद छोड़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा, गहलोत के गुरुवार को जयपुर लौटने पर कैबिनेट विस्तार की तारीख राज्यपाल कलराज मिश्रा को बताए जाने की संभावना है। उधर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बात की। हम जहां भी आवश्यक हो लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को शपथ लिए लगभग 3 साल हो चुके हैं और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका राजनीतिक हक देने की जरूरत है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, इतने सारे कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि सरकार में उनकी भागीदारी है और ये सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में चुनाव सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गए। इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। छठ पूजा के बाद बिहार समेत पूर्वांचल से देश भर में काम पर वापस लौटने वाले लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है, ताकि लोगों को छठ महापर्व के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रेन पूर्व मध्य रेल और उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही। इसमें मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल, रैक्सौल आनंद विहार टर्मिनस और दानापुर से हावड़ा के लिए ट्रेन शामिल है। बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन पूर्व से चलाई जा रही है, फेस्टिवल स्पेशल के अतिरिक्त है।
रेलवे ने इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर सभी तरह की जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।